नदियां पढ़ रहे थे अपन। और जल विभाजक के रूप में लिखा था। 3 जल प्रवाह विभाग लिखे थे अपन ने। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंतर है। अब देखो, बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं, यही इनके बारे में अपन लिखेंगे सब। और बंगाल की खाड़ी की जो नदियां, जिसमें 2 प्रमुख नदी क्रम आते हैं, एक चंबल और एक कौन सा हो गया, बनास। 2 आते हैं ना। तो पहले हम चंबल नदी क्रम के बारे में लिखेंगे। चंबल नदी क्रम अपन ने लिखा, इसका मतलब चंबल अकेली नहीं है। चंबल एवं इसकी सहायक नदियां, कि चंबल और चंबल की क्या हो जाएगी, सहायक। अब इसके जैसे चंबल के अपन उपनाम है, इसके बारे में लिखते हैं कि कौन कौन से इसके जो उपनाम आते हैं। एक तो इसका नाम हो गया चरमवती। कौन सा नाम है, चरम। ये नाम तो साथ लिख लो चाहे तुम। फिर कौन सा हो गया, कामधेनु। और ये नित्यवाई। नित्यवाई भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको हम क्या कह सकते हैं, सदा नीरा। जो उपनाम और के नाम। अब जहां से नदी निकलती है वो नदी का क्या कहलाता है, उद्गम। तो इसका प्राचीन नाम चरमवती था। राजस्थान में इसको क्या कहते हैं, कामधेनु। और इसके साथ में वर्ष भर बहने वाली नदी, इसलिए इसको नित्यवाई या सदा नीरा है, इसके नाम से सर। कि चरमवती आती है, कामधेनु है, और कौन सी होगी, नित्य। उपनाम के बाद में इसका हम क्या लिखेंगे, उद्गम। कि उद्गम किस प्रकार की, कहां से ये नदी निकलती है। तो इसका उद्गम क्या राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में भारत का हृदय कहलाने वाला एक पर्वत आता है, जिसका नाम है विंध्याचल। और विंध्याचल पर्वत में भी कौन सी पहाड़ी होगी, जानापा। हाँ, जानापाव की पहाड़ी जो मऊ आता है, वहां पर बांगचू पॉइंट है। बांगचू पॉइंट, मऊ, वहां से ये नदी निकलती।
उद्गम के बाद में इस नदी का प्रवाह है कि ये कहां कहां पर बहती है, कौन कौन से राज्य। तो एक तो कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। इसके बाद में कौन सा राज्य हो गया, राजस्थान। फिर उत्तर प्रदेश है। लंबाई 1051 किलोमीटर, पहले 965 लिखा करते थे, 1051 किलोमीटर है ये इसकी टोटल लंबाई है। और जल कहां पहुंचता है इसका, निकास जल इसका पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में इसका जल पहुंचता है। ये तो इसका एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन अपन कह सकते हैं कि कौन सी नदी का है बना। चंबल जो नदी आती है इसका। लिख लिया। तेरी इंटरनेट ही नहीं चल रहा। हॉटस्पॉट वो क्या होता है? ये तेरे पास कुछ फोटोज भेजे मैंने। तो देखो, एक तो इसका चरमवती प्राचीन नाम है कि मध्य प्रदेश से निकलती। तो मध्य प्रदेश जो मध्य भारत का क्षेत्र है, यहां पांचाल शासक हुए, राजा रंतिदेव। राजा का क्या नाम था? संपन्न राजा थे, लेकिन भयंकर काल पड़ गया। कई साल तक क्या नहीं हुई? बरसात। लोग क्या है कि पानी के संकट से जूझने लग गए। तो फिर कि भगवान इंद्र को राजी करने के लिए यज्ञ किया गया, कई पूजा पाठ किए, लेकिन राजी नहीं है। फिर कहा गया कि अब पशु बलि देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? पशु। तो लोग पशुओं की बलि देने के लिए लाए, और जब पशु बलि दी गई तो उसमें जो चमड़ा है उसका ढेर लग गया। कहते भगवान इंद्र खुश हुए। जम रही है बात? नहीं जमे, जमानी पड़ेगी जबरदस्त। अब ये बलि और हत्या बात तो एक ही है, लेकिन बलि कहते हैं कि वाह कोई पवित्र काम है तो वही जान तो उसमें भी जानी है। तो एक वो साइकोलॉजी होती है आदमी वही था। तो कहते इंद्र खुश हुए, उसी चमड़े से धारा फूट पड़ी, इसलिए नाम क्या हो गया? चरण। मेरे भी कमी जम रही, कम क्या जमी नहीं रही, बिल्कुल नहीं जमानी, ऐसी सी थोड़ी। मेरे एक अच्छी जम रही है। पहले अपने यहां पानी की कमी थी तो लोग नहाते ही नहीं थे,
पीने के लिए किल्लत थी तो नहाना कहाँ है, वही नहीं नहाते तो मेल चढ़ जाता था, फिर खुजली स्टार्ट। तो फिर इधर भेजते उसको कि तू जा मालवा की तरफ जा, और मालवा में जाकर काम क्या था, फिर नहाना ही था, पूरे दिन नदी में पड़ा रहता, नहाता रहता, वो मेल उतर जाता तो चमड़ा साफ होता तो चर्म रोग दूर हो जाता। जमता है कि नहीं जमता है? जमाना पड़ेगा ये तो। ये सर दूसरा, इसमें चरमवती नदी के बारे में यह भी है कि जो महाभारत काल में भी इसका उल्लेख किया गया है, कालिदास जी ने भी इसका उल्लेख किया है मेघदूत के अंदर, वो थे ना, उसमें भी यह है कि ये जो नदी कौरव और पांडव हैं, इनके बीच में युद्ध हुआ तो इसी नदी के निकट चीरहरण हुआ था। किसका? द्रौपदी का चीरहरण। तो द्रौपदी ने इस नदी को श्राप दे दिया था कि तेरे किनारों पे कोई बस्ती नहीं बसेगी। कोटा बसा हुआ है, क्या बसा हुआ है? बाकी नहीं बसी हुई है, बीएड प्रदेश से बेरी खेती वेती वीरान ही रहेंगे, लेकिन साफ है इसकी। इसी वजह से इसमें पोल्यूशन बहुत कम है नदी में, पोल्यूशन रहित वाली जो नदी आती है। तो ये यानी चरमवती नदी, ये भी एक कारण माना गया है कि इसको श्राप भी दिया। कामधेनु गाय से तुलना की गई है। गाय वर्ष भर दूध देती, भैंस नहीं देती। भैंस की जिस दिन इच्छा खत्म हो गई ना, हो जाती है 3-4 महीने देती है, 4-5 महीने अधिकतम। 6 महीने दूध देने वाली भैंस को तो बहुत अच्छी मानना आता है ना। और फिर 5-6 महीने होने के बाद जिस दिन दूध नहीं देना होता, बदल गया आज मामला, फिर वो ऐसे देखेगी, कितना ही कूटो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके बाद में। हाँ, दूध सूख जाता है उसका, वही थे ना, इंजेक्शन ठोकने से कोई नहीं। गाय बेचारी पूरी, इसीलिए तो इसको काम भैंस नहीं कहा गया, कामधेनु ही कहा गया है। और वर्ष भर बहने के कारण ये क्या कहलाती है? नित्य। तो मध्य प्रदेश में कौन से पर्वत से निकलती है? विंध्या। भारत का हृदय कहते हैं, हार्ट कहा जाता है, भारत का हृदय कहलाने वाले जो विंध्याचल, जानापाव की पहाड़ी। जिला कौन सा आता है? मऊ, इंदौर का जो क्षेत्र आता है, मऊ इंदौर पास में है, वहां पर बांगचू पॉइंट आता है। उस बांगचू पॉइंट से, बांगचू केंद्र से जो नदी है यानी वो निकल रही है, वो चंबल। 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर। पहले 965-66 किलोमीटर लिखते थे, अब नए सर्वे में इसकी लंबाई कितनी है? 1051। और कहां जाकर के गिरती है? बंगाल। तो ये किसका परवा हो गया? बंगाल की खाड़ी का परवा है। तो अब ये भाग, वो एक अपना दुख दर्द रो रहा है कि सर 16 महीने हो गए भैंस दूध ही नहीं दे रही है। हाँ, क्या इलाज है? तो भैंस है भाई। हाँ, दूध, उसमें वसा की मात्रा भी ज्यादा होती है, अब वो पहचान भी नहीं होती है, वही था ना, भैंस भैंस ही होती है। अब भैंस का दूध पियोगे तो पहाड़िया जैसी बुद्धि होगी बेटा। चलो अब अगला अपन इसका राजस्थान में परवा है, इसके बारे में देखते हैं कि ये कहां कहां किस प्रकार से ये परवा है। यानी तो राजस्थान में इसकी परवाह की अगर बात की जाए कि ये जो नदी है मध्य प्रदेश में बहती, कौन से राज्य में बहती है? मध्य। और मध्य प्रदेश में जब बहती, ये मध्य पर विंध्याचल पर्वत मध्य लंबा गहरा गार्ज बनाती। फिर ये चित्तौड़गढ़ का खंडित भाग है, यहां पर जगह है 84गढ़। कौन सी जगह है? कि 84गढ़ है, यानी यहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती। 84गढ़ से जैसे ही राजस्थान में ये प्रवेश कर रही है, कोटा आ गया, कोटा बूंदी की सीमा पर बहती।
कोटा बूंदी की सीमा पर बहते फिर आगे बढ़ रही है। ये देखिएगा सवाई माधोपुर है, आप यहां थोड़ा गौर कीजिए कौन सा माधोपुर है और इधर कौन सा हो गया। इसका मतलब कोटा बूंदी की भी सीमा बना रही है, लेकिन आगे आप देखिएगा ये यहां किसकी सीमा बना रही है, सवाई माधोपुर और कोटा, इसकी भी सीमा बना है। फिर आ गया ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों आगे, राजस्थान मध्य प्रदेश है, ये इनकी सीमा बनाते हुए ये नदी क्या हो रही है, आगे बढ़। ये पूरा जो भाग ये किसका परवा क्षेत्र आता है, चंबल का जो परवा, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान से ये हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। इससे पहले लंबे गहरे गार्ज का निर्माण, गार्ज क्या होता है, नदी की 3 अवस्थाएं होती है। आपको कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। अब वो 3 जो अवस्थाएं हैं उनमें आपको 3 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। नंबर 1 की सबसे पहली जो अवस्था होती है वो होती है युवा अवस्था, यंग एज। कौन सी अवस्था होती है, युवा। युवा अवस्था, इसमें नदी यानी क्या करती है, जमीन का गहराई से कटाव करती है, जिससे वी आकार की गाठी बनती है। कौन से आकार की गाठी बनती है, वी आकार की गाठी। कौन सी, जो भी नदी, जैसे अपने नदी नहीं है तो पानी, बरसात होती है, पहली बार बरसात, बहुत अच्छी खासी बरसात हुई तो खेत का पानी बहता है या नहीं बहता है, बहता है, तो वो अपना रास्ता बनाता है। रास्ता बनाने के लिए जमीन का क्या करता है, कटाव। वो कटाव कैसे करता है, गहरा। नाली, नाला नहीं बनता है, क्या बनती है, नाल। वो कौन से आकार की घाटियां होती है, उस अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं, युवा अवस्था। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार बरसात हुई, रास्ता तो पहले बन गया था, अब उससे भी तेज बरसात हुई, तो क्या है कि जैसे उससे तेज बरसात होगी तो उसी नाली से जल, लेकिन उस नाली में जल नहीं आ रहा है, तो नाली गहरी होगी या चौड़ी होगी, उसको पार्श्ववर्ती कटाव कहते हैं। चौड़ी घाटियों का निर्माण होता है, उसको हम कौन सी अवस्था कहते हैं, प्रौढ़ावस्था। कौन सी अवस्था, इसमें कौन सा कटाव होता है, पार्श्ववर्ती कटाव। और यू से बन जाता है, वी से क्या बन जाता है, यू, यू आकार की घाटी, जिसको हमको क्या बोल देते हैं, गार्ज कह देते, क्या बोल देंगे, वो कौन सी अवस्था में होता है, प्रौढ़। फिर बरसात हुई और इतनी घाटियां चौड़ी हो गई, पता ही नहीं चलता है कि घाटी के प्लेन हो गया वापस, जिसको संप्राय मैदान कहते हैं। उसको कौन सी अवस्था कहते हैं, वृद्धावस्था। इसमें क्या बन जाता है, मैदान, संप्राय मैदान, जिसको पेडी प्लेन कह देते हैं, पेनी प्लेन, सॉरी, पेडी प्लेन पवन के द्वारा बनता है और पेनी प्लेन किसके द्वारा बनता है, नदी के। इस प्रकार से नदी की कितनी अवस्था होगी, 3। सबसे पहली कौन सी अवस्था, युवा अवस्था, यंग एज, जिसमें गहराई से कटाव, कौन से आकार की घाटियां, वी आकार। फिर दूसरी कौन सी अवस्था आती है, प्रौढ़। कौन सी अवस्था, प्रौढ़ावस्था। इसमें पार्श्ववर्ती कटाव, गहरी घाटियां क्या हो जाती है, चौड़ी। और वृद्धावस्था, अपन जैसे बरसात जाते आते अपने खेत में देखते हैं कि बिल्कुल मैदान क्या हो जाता है, समतल, उसको हम क्या कहते हैं, वृद्ध। मतलब घाटियों में अपन ने रेत डाली नहीं, अपने आप ही समतल, वो संप्राय मैदान, वो कौन सी अवस्था होती है, वृद्ध। तो नदी की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। वो तुम्हारी साइकोलॉजी वाली अवस्था नहीं है, हाँ, जिसमें मार्ट साहब खुद ही कंफ्यूज है कि कितनी अवस्था बताऊं, वो इतना गलत थोड़ी कह रहा हूं, हाँ। तो ये अपनी फिक्स अवस्थाएं हैं। पहली कौन सी होगी, युवा अवस्था है,
ये क्या ख्यालों ने आ गया है। हाँ। तो ये 3 जो अवस्थाएं आप पढ़ने लिखी है, अब आपको अपनी इस नदी की अवस्था के बारे में देखना, पहचान करनी है कि राजस्थान की नदियां कौन सी अवस्था। ये जैसे यहां से अपन देख रहे हैं, सबसे पहले ये जो बनास, ये क्या चंबल जो नदी है मध्य प्रदेश में लंबे गहरे गार्ज में बहती है। ये विंध्याचल पर्वतों, कौन सा पर्वत है? यहां मध्य प्रदेश में लंबे गहरे गार्ज में बहने के बाद ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। फिर ये जो भाग आप देखेंगे चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ की कौन सी जगह है? 84। यहां से हमारे राजस्थान में प्रवेश करती। चित्तौड़गढ़ के बाद ये यहां चित्तौड़ कोटा, कोटा के साथ ही कौन सा आ गया? बूंदी, इसमें बहती। और हवाई माधोपुर, अरे करौली, वही सवाई माधोपुर की बात है। ये सवाई माधोपुर है, करौली का भाग आता है। फिर कौन सा हो गया? करौली। और करौली के बाद कौन सा है? धौल में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में बहते हुए इटावा के निकट, किसके निकट? इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। ये चंबल है जो किसमें मिलती है? ये भी चंबल का ही भाग। तो सबसे पहले ये लंबे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये यही चित्तौड़गढ़, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ और इसके साथ में ही कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में बहती हुई इटावा के निकट किसमें मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। 3 राज्य आते हैं इसमें। ये मध्य प्रदेश, इधर हमारा कौन सा राज्य हो गया? राजस्थान। और ये वाला उत्तर प्रदेश हो गया। इन तीनों राज्यों में ये नदी बहती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर, बस यही लंबाई है राजस्थान में, 135। फिर लगभग 253 किलोमीटर की, सॉरी लगभग 235 किलोमीटर, 240, 35, 50 ये लिखा हुआ मिलेगा, कोई नापने नहीं। मतलब ये कौन सी सीमा बना रही है आप? अंतर्राज्य। किसके साथ अंतर्राज्यीय सीमा बना रही है? किसके साथ में? मध्य। 2 राज्यों जो सीमा पे बह रही, जैसे अपना खेत और पड़ोसी का खेत है, बीच में क्या है? सीमा। क्या उस पर अधिकार होता है अपना अकेले? दोनों राज्यों का ही क्या है। इसलिए ये इंटर स्टेट बाउंड्री है। यही कौन सी सीमा बनाती है? अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी नदी के द्वारा बनाई जाती है? चंबल। ये तो इसका जो हम परवा क्षेत्र है यही इसके बारे में लिखे। तो पहले थोड़ा लिखिए आप राजस्थान में परवा लिख करके। तो बताओ ये नदी कौन सी अवस्था में बह रही है? ये बताओ कौन सी अवस्था में? प्रौढ़ावस्था है इसमें। तो अगला आप लिखिए। पीडीएफ
तो आप लिखिएगा, यह नदी मध्य प्रदेश में, यह नदी मध्य प्रदेश में लंबे गहरे गार्ज में बहने के बाद लंबे, हाँ, यह नदी मध्य प्रदेश में लंबे गहरे गार्ज, गार्ज का मतलब जो युवाकार की आपको घाटी, लंबे गहरे गार्ज में बहने के बाद राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान से, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। यह नदी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहने के बाद, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में बहती हुई, उत्तर प्रदेश में बहती हुई इटावा के निकट, इटावा के निकट यमुना में मिल जाती, यमुना में मिल जाती। इटावा के निकट किस में मिल जाएगी? यमुना। राजस्थान में लंबाई बताओ कितनी लिखे हैं? बोलो। 135। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में लगभग 235 किलोमीटर की ये क्या बनाती है? अंतर्राज्यीय सीमा। तो अगला आप लिखिएगा, राजस्थान में लंबाई लिख लो 135 किलोमीटर। यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लगभग 235 किलोमीटर की, लगभग 235 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती। अब मान लीजिए अगर अपन देखें कि इन अंतर्राज्यीय सीमा सहित राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी होती, बताओ। 370। कई बार ऑप्शन में 135 है ही नहीं, तो
तो कितना है 370, मतलब लगभग 300 350 किलोमीटर इसका पर्व। लेकिन एक्चुअल यही स्थिति है, यहीं पर ये जो चंबल नदी है यानी परवा, इसके बाद में ये सीमांकन का कार्य करती, सीमा पर बहने का कार्य करेगी। ये जो चंबल रिवर है यही, इसके बारे में आप वाटर साइड एटलस है यही, इसमें आपको कहीं चंबल नाम दिख रहा है? वेरी गुड, फिर तो तुम 3 त्रिलोकी आदमी हो। ये फिर यहां से ये चित्तौड़गढ़ का खंडित भाग है, इसमें फिर कोटा और कौन सी आ गई? बूंदी। इसके बाद में यानी कोटा यानी सवाई माधोपुर, करौली, करौली के बाद कौन सा आ गया? डोल। ये इस तरीके से चली जाती, ठीक है। तो ये 235 किलोमीटर की कौन सी सीमा बनाती है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने का काम करती। एक तो अपन ने ये लिखा अंतर्राज्यीय सीमा लिख ली। अब ये नदी कई तरह की इस्तिलाकृतियां बनाती है, जैसे मध्य प्रदेश में अपन ने लिखा कि किसका निर्माण किया इसने? गार्ज। ये नदी चित्तौड़गढ़ है, इसमें 18 मीटर ऊपर से नीचे इसका जल गिरता है, झरना जिसको कह सकते हैं, जलप्रपात, वाटरफॉल। 18 मीटर ऊपर से जल नीचे गिरता है तो वो क्या बनता है? जलप्रपात। और उस जगह का नाम क्या आता है? चूली। इसलिए जलप्रपात का नाम ही क्या हो गया? चूली। फिर ऊपर से नीचे गिरने के बाद नीचे पहाड़ पथरीला प्रदेश है, उसमें नदी इस प्रकार से सर्पिलाकार मार्ग में ही बहती, उनको निक पॉइंट कह सकते हैं। कोटा बूंदी की सीमा है, यही इसमें क्या बनाती है? सिपरिकाएं बनाती। क्या बनाती हैं? फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आता है, इसमें जमीन का गहराई से कटाव करके कौन सी भूमि का निर्माण करती है? बीहड़। कौन सी भूमि होगी? बी। उत्खात इस्तेला करती, बैडलैंड टोपोग्राफी जिसको अपन कह सकते हैं, बीहड़ भूमि है ये यहां का जो भाग है बीहड़ प्रदेश कहलाता, जो मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान, इसी बीहड़ भूमि है। यानी वो कौन? इसी को डांग प्रदेश कहा जाता। बीहड़ प्रदेश को कौन सा प्रदेश कहते हैं? हाँ, डांग प्रदेश है। यही इसके जो यही चंबल के डाकुओं की शरण स्थली, चंबल के जो डाकू हैं बागी, जो क्या कहलाते थे? बागी। हाँ, चंबल के डाकुओं की शरण स्थली। अब तो कोई ज्यादा बागी नहीं रहे, फिर भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन वो नाम मात्र के हैं, कोई ये नहीं है। पुलिस का सायरन बजते ही भाग जाते हैं, वही तो बात है ना। हाँ, तो अब वो उतने बागी नहीं रहे। तो पहले क्या है कि यहां बागी हुआ करते थे। पान सिंह तोमर, अगर तुमने फिल्म देखी गब्बर का रोल, शोले फिल्म का नाम सुना? वो मोर सिंह के ऊपर ही बनाई गई, डाकू मोर सिंह आता है उन पे। अब तो चले गए, शायद कोविड में थे। हाँ, इधर इस संबल बीड़ प्रदेश के रहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं ना, ये 1 2, हाँ ये है। तुम्हें पता है मोर सिंह का नाम का? हाँ, तो मोर सिंह अब थोड़ी है, कोविड में चले गए ना। तो डाकू मोर सिंह, वो फिल्म शोले उन्हीं पे बनाई गई है। जो गब्बर है, दूर दूर तक गांव के अंदर जो नाम सुनते हैं ना, तो हाँ, तो ये बीहड़ प्रदेश, वो ये एक जलीय अपर्दन है। कौन सा अपर्दन हो गया? जिसको डांग प्रदेश के ना, इसे उत्खात इस्तेला करती भी कहते हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी है, उसके नाम से भी इसको जानना। ये सब किसके पास में? चंबल का जो क्षेत्र अपन देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये चूलिया जलप्रपात है, ये वाटरफॉल है, अच्छी डेस्टिनेशन है, शानदार। आगे जैसे ये सिपरिकाएं कहलाएगी। कई बार यहां पर क्या है कि फोटो शूट भी होते हैं, प्री वेडिंग शूट वगैरह होते हैं। हाँ, तो कई बार ये क्या है कि जगह कम है, गिर जाते हैं। पिछली बार भी एक जोड़ा था, उसमें दुल्हन गिर गई थी। दूल्हा बेटा इतना स्वार्थी निकला, भाग गया, निकले। वो तो कैमरा मैन अच्छा था, वो लेके आया वही तो बात। हाँ, मैंने तो उस वक्त ही कह दिया कि देख अब सिलेक्शन कर ले किसके साथ रहना है। ये तो भाग गया पहले से।
और झूठे फेरे, सातों जन्म तेरे साथ रहूंगा, वो झूठे पाखंड करता है, ये बचा ही नहीं सका। तो कैमरामैन कितना अच्छा आदमी था जो बचा करके लाया। तो तुम भी पहचान करो कहीं ये झूठा ही तो नहीं है, पाखंडी तो वही है ना। तो ये रियल बात बता रहा हूं, मजाक नहीं है। तो ये आपको यानी जो बीयड प्रदेश का जब तेज बहाव होता है तो बहुत तीव्रता के साथ में जल नीचे गिरता। ये कौन सा प्रपात है? चूली। इसके बाद में ये, इससे आगे आप, ये है बीयड भूमि। कौन सी भूमि होगी? बीयड। हाँ, इसी को उत्खा। अब इसमें भाग जाते हैं, इसमें हत्ते नहीं चढ़ेंगे। ये हाँ, बागियों की शरण स्थली है, ये जो बागी होते हैं उनकी तो ये पूरा जो भाग, इसको बीयड भूमि के नाम से जाना आता है। कान तक छूती हुई डांग और बंदूक, नाड़ी वाली बंदूक, ये डांग दिख रही है हाथ में। अब तो ये चंबल बीयड प्रदेश है, यही इसमें आपको हम बताएं। फिर भी आपका डांग प्रदेश में नहीं, ये मोर सिंह बागी बनने की कारण, घर में कड़े की वजह से बन गया था बेचारा, बोलते हैं ना। तो हाँ, अब इसके साथ में ही ये इस तरीके से भी, अब इसमें क्या पहचान ले आदमी, वही था ना। ये कोविड काल में मोर सिंह की फोटो है ना। अब नहीं है, वही तो बात है, उस समय की जो कहानियां अलग हुआ करती थी। फिर तो अलग अलग, जैसे करौली, सवाई माधोपुर, ये जिले बनाने की यही वजह थी, दस्यु प्रदेश की कमर तोड़ना, है ना। तो ये पूरा क्षेत्र, अब लिखिएगा आप, चंबल नदी चंबल नदी क्या हुआ? अवस्था लिख लेना, कोई बात नहीं है ना, अभी एक बार ये कर लो, है ना। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में बेंसरोडगढ़ के निकट, बेंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बनाती है। चूलिया जलप्रपात बनाती है। कोटा बूंदी, कोटा बूंदी की सीमा पर ही, कोटा बूंदी की सीमा पर सिप्रिकाओं का निर्माण करती है। सिप्रिकाओं का निर्माण करती है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुरी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुरी में जमीन का गहराई से कटाव करे, जमीन का गहराई से कटाव करे, बीहड़ भूमि का निर्माण करती, बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। इसे डांग प्रदेश भी कहते हैं। इसे डांग प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? डांग। यह जलीय अपर्दन, वाटर इरोजन, यह जलीय अपर्दन के कारण
जलीय अपरदन के कारण बनती है। जलीय अपरदन के कारण बनती, इसे उत्खात इस्तला करती है, मतलब बेडलैंड टोपोग्राफी। इसे जलीय अपरदन, हाँ ये जलीय अपरदन के कारण बनती है, इसे उत्खात इस्तला करती है, मतलब बेडलैंड टोपोग्राफी, बुरी भूमि। हाँ बेडलैंड, उत्खात इस्तला करती भी कहते हैं। डॉक्टर गोविंद, चूलिया जलप्रपात का नजारा दिखाया जाए। ये देखा आपने? हाँ। हाँ, चूलिया जलप्रपात, कितना शानदार पानी आ रहा है। पहाड़ी प्रदेश, ये बीच बीच में डेस्टिनेशन है, तो इन पे आप ध्यान रखना। मान लीजिए मेंस पास हो जाए, ये तस्वीरें उसके बाद में मेंस की अलग आती है, प्री पास की अलग होती है। लिख लिया? तो अब ये तो नहीं रहे, वो काम साथ चलते भी रहना चाहिए। अगला, अब अपन ने ये लिखा उत्खात इस्तला करती। अब इसी नदी पर कोटा का जो क्षेत्र आता है, हैंगिंग ब्रिज, 1.5 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज बनाया गया है, जिसका नाम क्या आता है, पूर्व पश्चिमी गलियारे के तहत, मतलब NH 27 राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर कौन सा आता है, 27। ये हमारे यहां से ही गुजरता है, यही कोटा से। हमारे राज्य जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, यहीं पर कोटा में ही इस नदी पर कौन सा ब्रिज बनाया गया है, हैंगिंग ब्रिज। कौन सा ब्रिज हो गया, हैंगिंग। ये हैंगिंग ब्रिज कहां पर बनाया गया है, कौन सी नदी पर बनाया गया है, सब 1.5 किलोमीटर। हैंगिंग ब्रिज क्या होता है, नदी के जल को नहीं रोका जाता। जैसे नदी बह रही, तो यहां पर एक पिलर यहां पर लगा देंगे, एक पिलर यहां, इस पे केबल बांध देते हैं। इस केबल के ऊपर सड़क बिछाई जाती, 6 लेन वाली सड़क है। 2008 में तो एक बार टूट भी गया था। हाँ, अभी कुछ 2-1 साल पहले आपने गुजरात में देखा, माचू नदी, उस पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया था, फिर उसको जनता के लिए खोल दिया गया। जनता चढ़ गई उस पर, जरूरत थी, हाँ ठीक है, 2000 व्यक्ति जा सकते हैं, चढ़ गए 4000, आपड़ा नीचे, कई मर गए थे उसमें। तो ऐसे अपने ये भी टूट गया हैंगिंग ब्रिज। इसके ऊपर से जब गाड़ी गुजरती है तो ये क्या होता है, झूलता है। उसको कौन सा ब्रिज कहा जाता है, यानी हैंगिंग ब्रिज है, यानी इसके नाम NH जो 27। दूसरा, कोटा में ही किशोर सागर तालाब है। कौन सा तालाब हो गया, किशोर। इसके पास में 7 वंडर्स है।
क्या है? सात मतलब आश्चर्यजनक स्थान, अजूबे, जैसे ताजमहल बना हुआ है, रोम कोलिजियम है, एफिल टावर आता है, कि जो क्राइस्ट जो रिडीमर आता है, यानी ये भी है। सारे ऐसे 7 आश्चर्यजनक स्थल भी कहां पर हैं? वो किशोर सागरी तालाब। दूसरा इससे भी अच्छा कोटा है, यानी इसमें चंबल हेरिटेज, हाँ चंबल हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। चंबल रिवर फ्रंट अपन कैसे, बहुत ही सुंदर विश्व की थीम पर आधारित चंबल रिवर फ्रंट भी इसी नदी पर है। बहुत सुंदर जगह है जहां ऑक्सीजन गार्डन भी है। हाँ, छोटे बच्चे वहां बहुत पढ़ते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं ना, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, तो वो ऑक्सीजन गार्डन बनाया गया है। वो कई कई बार बेटे दूसरों के सामने ही ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं, ये थोड़ी गलत है वो है ना। तो ये ऑक्सीजन का, अरे रुक जा तो, हाँ क्रिएटिव बच्चे हैं वो है ना। तुम में भी कहीं तो गए होंगे, कोटा एक भी नहीं गया? बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है घूमने के लिए जाना। तो लिखिएगा बड़े होने के बाद चाहेगा कुछ, तो पहले लिखिएगा कोटा में चंबल नदी पर, कोटा में चंबल नदी पर पूर्व पश्चिमी गलियारे के तहत पूर्व पश्चिमी गलियारे के तहत NH 27 पर ही NH 27 पर डेढ़ किलोमीटर लंबा डेढ़ किलोमीटर ही लंबा हैंगिंग ब्रिज बनाया गया। हैंगिंग ब्रिज बनाया गया कि 1.5 किलोमीटर लंबा कौन सा ब्रिज बनाया गया है? दूसरा जो किशोर सागर तालाब आता है, उस किशोर सागर तालाब के निकट आपको ध्यान रखना है 7 वंडर्स। तो अगला एक आप लिखो, कोटा में किशोर सागर तालाब किशोर सागर तालाब के निकट 7 वंडर्स हैं। कि कौन सा हो गया? जो 7 वंडर्स आता है ये इसी के पास 7 आश्चर्यजनक स्थान अपन कह सकते हैं कि वो यहीं पर आते हैं। इसके बाद दूसरा आपको एक और यहां पर 7 वंडर्स के अलावा चंबल हेरिटेज लुक पर आधारित अपन कहें तो ये भी यानी इसी का है। तो लिखो कोटा में चंबल नदी पर कोटा में चंबल नदी पर कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर चंबल रिवर फ्रंट
चंबल रिवर फ्रंट है। हाँ, चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है। जो हेरिटेज लुक पर आधारित है, मतलब शाही तरीका होता है ना, उस पर ये आधारित है। डॉक्टर गोविंद, हाँ, मैंने कई फोटोज भेजी तेरे पास। अब देखो, आपको हम हेरिटेज लुक है गई, इस पर आधारित बनाया। तो NH 27 के तहत हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। तो ये चित्र बना लिया था तुमने? पहले एक बार ये बनाइए, क्योंकि आगे चेंज होने वाला है, फिर थोड़ा जल्दी कीजिएगा, है ना, जमाना नहीं है। हम फिर क्या है कि आपके लिए YouTube पे वो लाना चाहते हैं प्रश्न उत्तरी, जिससे 3-4 टॉपिक हुए तब। नहीं तो एक बार तो कल ही ला रहे थे, लेकिन एक टॉपिक हुआ, एक में तुम क्या करते। चंबल का जल बहुत साफ है। डन डन नहीं हुआ, पूछ रहा हूं रे। हो गया? ये 7 वंडर्स, 7 आश्चर्यजनक स्थल, जिसमें ये किशोर सागर जो तालाब आता, रोम कोलेजियम, ताजमहल, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, मिस्र का पिरामिड, पिसा की जूखी मीनार, एफिल टावर, क्राइस्ट द रिडीमर, ये 7 आश्चर्यजनक स्थल हैं। ये आप देख रहे हैं कौन सा ब्रिज है, इसके ऊपर से गुजरते हैं ना तो हलचल होती। हाँ, टूट भी जाता है, लेकिन अपने वाला मजबूत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार टूट गया था। अब ये हैंगिंग इसलिए बनाया था, देखो नदी में कहीं भी कोई पिलर लगाया गया, नदी के जल को, जलीय जीवों को किसी भी प्रकार से प्रभावित ही नहीं किया। केबल पे ही बांधा हुआ, केबल दिख रही है ना आपको, ये पूरा जो भाग है यही इसी। अभी जो चंबल मैंने आपको बताया था गार्ड्स,
ये गार्ज है, इससे प्री पास नहीं हो पाई। ये गार्ज है, आप देख रहे हो ना, रीट प्री पास नहीं कर पाया है, इसलिए सदमे में है ना, कि रीट प्री पास नहीं करने की वजह से क्या है कि गार्ज देख रहा है कि कितना गहरा है, वही तो बात है ना। तो अब इसके बाद दूसरा जो आपको, ये आप चंबल रिवर फ्रंट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत सुंदर बनाया गया है। हाँ, अरे अभी आपको इसका वीडियो भी दिखाएंगे तब आप देखोगे क्या गजब। ये चंबल देवी की प्रतिमा भी लगाई गई है पूरा, और ये हेरिटेज लुक पर आधारित है, शाही तरीके का। अब हाँ, अच्छा खासा यानी जो क्षेत्र आता है, ये आप देखें, ये चंबल हेरिटेज का ही रीट मेंस पास के बाद है। हाउ नहीं तो अगर मेंस पास नहीं तो हाउ बस दूसरों का देखोगे, ये मेंस पास का है नजारा, समझ गए है ना। इसके पास में 82,000 किलो का घंटा भी, हाँ ये ध्यान रखना है। और ये एफिल टावर का है, ये केवल एग्जाम पास की खुशी है ना, प्री पास की खुशी। ये सारे आप देखो, ताजमहल, मिस्र का जो पिरामिड आता है, रोम कोलेजियम आता है, पिसा की जुखी मीनार, एफिल टावर आता है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ये 7 वंडर्स आते हैं, वो इसी के पास में है। ये हैंगिंग ब्रिज आरटीडीसी, हाँ आरटीडीसी भी इसका क्या करती है, ये हमारा राजस्थान पर्यटन विभाग है, दर्शनीय स्थल है यार। आरटीडीसी इसका यानी प्रचार प्रसार है, यानी ये करती। ये पूरी चंबल का जो डेस्टिनेशन का क्षेत्र, जिसको अपन कौन सा ब्रिज बोल देते हैं, हैंगिंग ब्रिज है यही इसके ना। तो चंबल एक बहुत ही सुंदर जो नदी आती है यही इसमें, इसलिए आपको यहां तक पहुंचने के लिए मेंस पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा तो फिर दूसरों के जोड़े ही देख सकते हैं आप, है ना। ये आपको ध्यान। ग्लेशियर की जरूरी नहीं है डॉक्टर, या चंबल नदी में वर्ष भर पानी कहां से आता, जबकि मध्य प्रदेश में कोई ग्लेशियर नहीं है। जो पहाड़ियां पर्वत होते हैं, उन्हें पर्वतों में रंध्र होते हैं, जिससे पानी क्या होता है, अंदर जाता है। बरसात होती है ना, रिस रिस करके इनके अंदर, जैसे अपने कुएं ट्यूबवेल नहीं है गए, रिस करके पानी अंदर, कहां से, नीचे पानी नहीं है, पानी ऊपर से बरसात का ही रिस करके क्या जाएगा। ऐसे पहाड़ियां होती है, इनके बीच में रंध्र होते हैं, इनसे भी क्या, जैसे हिमालय पर्वत है उसमें ग्लेशियर है, लेकिन ग्लेशियर के अलावा पूरे में थोड़ी है ग्लेशियर, बहुत। आप जम्मू कश्मीर में जाओ और हिमालय में जैसे ही आप गड्ढा करोगे, अवसादी चट्टाने, उनमें आप पाइप ठोक दो, पानी आना शुरू हो जाएगा। तो इन रंध्र होते हैं उनमें, लेकिन ये देखना आप, चंबल का पूरे वर्ष वेग समान रहता है या असमान, समान रहता है, असमान। बरसात में तीव्र और गर्मी, अब तो मरियल टाइप हो गई, जहां से पानी निकल रहा है वो बहुत कम मात्रा में पानी निकल रहा है ना। तो ये सारी जो भाग है इस, हाँ, अरे रुक रहे, बढ़िया नहीं है बेटा, प्रीज पास नहीं होती है ना, तो फिर ऐसे ही होता है। हाँ, प्यार ऐसा ही होता है, ये ध्यान रखना। ये देख, हाँ वाटरफॉल पे फंसते हैं फिर, ये देखे ना, नीचे मुंह करके जाना। ये प्री मेंस कुछ नहीं, ऐसे ही ब्याह हो रहा था, है ना, नौकरी लगे हुए होते तब नहीं है। हाँ, नौकरी, चूलिया जलप्रपात ऐसे भी हो जाते हैं बाद में, वही तो बात। ये सब नौकरी लगने पे ये देखो मेंस पास की खुशी। अरे ताली से पहले ये तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं, मेंस पास करना है। हाँ, ये मेंस पास होने पे ही ये चीजें देखने को मिलेगी, नहीं है। हाँ, नहीं तो कर्जा हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, अभी तुम्हारी प्री पास हुई है, इसमें क्या लेना देना है ना। तो अब देखिएगा, जो चंबल नदी है, इसकी सहायक नदियों की बात कर रहे हैं अपन, कि कौन कौन सी इसकी जो सहायक नदियां, ये तो लिख लिया तुमने, सहायक नदियां हैं। ये इसके पास का जो क्षेत्र था, इसके
साई की नदियां कौन कौन सी आती है? तो इसमें जैसे बनास, बनास के साथ ही बामणी, बामणी को बेटा जी वापनी भी कह सकते हैं, कुराल, मेज, काली सिंध, पार्वती, सीप, ये सब इसकी सहायक। बनास है, बामणी है, कुराल है, मेज है, काली सिंध है, सीप है ना। तो ये सभी जो नदियां अपन देख रहे हैं, तो इन सहायक नदियों के नाम लिखने हैं तुम्हें, बनास, बामणी, फिर इनकी भी उपसहायक नदियां, चाहे वो आलणी आए, चाहे मांगली आए, चाहे आऊ आए, है ना, परवण है, अंधेरी है, रेतड़ी है, कूल है, कई सारी जो इनकी उपसहायक नदियां। लिख लिया? सबसे लंबी जो सहायक नदी होगी वो कौन सी होगी? बनास। कि सबसे लंबी जो सहायक नदी आती है, उस सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या आता है? बनास। तो पहले इन सहायक नदियों का आरेखण करते। ये यमुना में जाकर के मिल जाती है, ये तो खुद ही सहायक है। ये चंबल नदी का भाग, विंध्याचल पर्वत है, इससे ये नदी, यहां मध्य प्रदेश में विंध्याचल से एक नदी आती है इसमें, जिसका नाम है सिप्रा। उज्जैन है ना, वो इसी नदी के निकट है, जिसका नाम क्या हो गया? सिप्रा। ये इसमें मिलने वाली एक नदी है, जिसका नाम क्या है? काली सिंध। काली सिंध में भी एक नदी आकर के मिल जाती है, जिसका नाम है आऊ। हाउ नहीं, ये आऊ होगी। और ये अपन देख रहे हैं कि कौन सी नदी आती है? परवन। ऐसे ही जो एक नदी है, जिसका नाम क्या है? पार्वती। जिसमें कूल है, ये आकर के यहां पर अपन ने लिखा कि ये एक नदी है बामणी, जिसको वापनी भी कह दिया। ये मेज है, और कौन सी होगी? कुराल। ये सबसे लंबी जो सहायक नदी आती, बनास। ये कौन सी होगी? सी। ये सब इसकी जो सहायक नदियां आती, चंबल की सहायक और उपसहायक नदियां हैं। चंबल जो नदी, यहां चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आ गया, कोटा का क्षेत्र है। बूंदी इधर अपन लिख रहे हैं, कौन सा हो गया? सवाई माधो। जहां तीन नदियां मिलती है, यानी वो कौन सा संगम कहलाएगा? त्रिवेणी।
त्रिवेणी संगम कहलाता। तीन नदियां मिल रही है तो उसको हम कौन सा संगम कहेंगे? त्रिवेणी संगम के नाम से जाना आता है। ये सारी जो नदियां विंध्याचल पर्वत से आ रही है। तो अब एक तो ये ध्यान, नदी का दायां बायां क्रम भी आपको ध्यान रखना होगा कि दायां भाग कौन सा है, बायां। जिस तरफ से नदी निकलती है वो नदी का उद्गम, ये नदी का क्या है? उद्गम। इसको पीठ देते हुए मुहाने की तरफ मुंह करना है, ऐसे ही खड़े रहिए इस तरीके से। तो ये बताओ कौन सा भाग, दायां या बायां? और ये कौन सा है? बताइए, बनास कौन से भाग में मिल रही है, दाएं या बाएं? बाएं भाग है, यानी इसमें, या दाएं भाग में? कौन से में है? बाएं। और काली सिंध पार्वती सीप, ये बताइएगा कौन से भाग में? हाँ, यानी जो राइट हैंड की तरफ ही मिल। ये तो इसकी जो चंबल की सहायक, और हमने कौन सी लिखी है? उपसहायक। सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या हो गया? बनास। चंबल, बनास और सीप तीनों नदियां सवाई माधोपुर की खंडार तहसील आती। कौन सी तहसील होगी? में रामेश्वरम धाम के निकट त्रिवेणी संगम बनाती। कि रामेश्वरम जो धाम है उसके निकट कौन सा संगम बनाती है? त्रिवेणी संगम में बनाती। तो एक लाइन लिखिए, लिखो बनास की, ये चंबल की लिखना, चंबल की सहायक नदियों नाम तो लिख लिए थे ना अपन? हाँ, तो लिखो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी। सबसे लंबी सहायक नदी बनास है। सबसे लंबी सहायक नदी बनास है। चंबल, बनास और सीप, चंबल, बनास और सीप तीनों नदियां, चंबल, बनास और सीप तीनों नदियां सवाई माधोपुर की खंडार तहसील, सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में रामेश्वरम धाम के निकट, सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में रामेश्वरम धाम के निकट त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम में बनाती, कि खंडार तहसील आती है, वहां पर कौन सा संगम बना रही है? त्रिवेणी संगम बनाती। ये बना लिया था? चलो, एक डॉक्टर नितेश को बुक नहीं मिली, इसका मैसेज बुकशाला में ट्रांसफर किया जाए। कर दिया? डॉक्टर कैलाश सबसे ज्यादा जल ग्रहण
क्षेत्र वाली नदी कौन से मूर्ख, कल तल सारणी बनाई है तेरे को, कह गड़े खैर नहीं आते, गणित नहीं आती, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, डॉक्टर किरण, डॉक्टर पुष्पा, आप डॉक्टर क्यों बोलते हो? डॉक्टर से क्या है कि वो फीलिंग अच्छी आती है। ऑनलाइन बच्चे बैठे बैठे भी ऐसे अच्छी फीलिंग ले लेते हैं। हैं? कुन्नू, कुन्नू भी लिखते हैं, इसको कूल लिखते हैं, एक ही है, कूल लिख लो। बाण गंगा नदी अंतः प्रवाही क्षेत्र में आती है, बंगाल की खाड़ी में आती है, अंतः प्रवाही। कल नाम लिखाया हुआ नहीं है, तुम्हें बार बार क्या, कोई दूसरे गुरुजी ने टिका दिया होगा बंगाली खाड़ी, तो उसको लिए घूम रहे होंगे ना। सर कल क्लास 6 बजे लगेगी क्या? नो आइडिया, हम इस मामले में कुछ भी कहने में सक्षम नहीं हैं। डन हो गया शायद अब तो। ऐसे जमाना नहीं है रे, जमाने का मतलब फिर वो मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो तुम। हाँ, प्री वेडिंग शूट की तैयारी नहीं है, फिर ध्यान रखना, टाइम नहीं खराब करने का फालतू। अब देखो, हम सबसे पहले काली सिंध नदी की बात करें। कौन सी नदी की? शिप्रा के निकट उज्जैन है। उज्जैन का नाम सुना है? महादेव की धरती, शिव जी की है। हाँ, तो शिप्रा है इस, तो ये तो अपने को शिप्रा के बारे में कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन काली सिंध के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, कि शिप्रा अपने राजस्थान की नदी नहीं है। काली सिंध नदी, ये नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? देवास। और झालावाड़ में बहती। कोटा में एक जगह है नानेरा, हाँ नवनेरा है वैसे सही देखा जाए तो। कोटा है गई, इसमें नानेरा नामक स्थान पर यही जो काली सिंध नदी है चंबल से दोस्ती कर लेती। हाँ, जगह का नाम क्या है? नानेरा, नोनेरा भी लिख देते हैं यहां। इस नदी पर कोटा में नवनेरा बांध बनाया गया है। कोटा में कौन सा बांध हो गया? नव। और झालावाड़ में
एक बांध है जिसका नाम क्या हो गया, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सागर बांध अपन कह सकते हैं, जिसे कोटा में भी सिंचाई होती है, तो झालावाड़ है इसमें। दूसरा, अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, उसमें है परवन, आऊ, उजाड़, निवाज। परवन, आऊ, उजाड़ और निवाज, जिसमें जैसे ये एक नदी आती है जिसका नाम क्या हो गया, परवन। दूसरी हम देख रहे हैं वो कौन सी है, आऊ। हाउ नहीं, आऊ नदी आती। आऊ है। और ये दोनों जो नदियां हैं, यानी काली सिंध और आऊ नदी, ये काली सिंध है, ध्यान रखना। इन दोनों नदियों के संगम पर जलदुर्ग है, बहुत सुंदर है, गागरोन दुर्ग है। कौन सा जलदुर्ग हो गया, गाग। परवन नदी के निकट कौन सा आता है, शेरगढ़ अभयारण्य भी आता है। वो कौन सी नदी के निकट है, परवन जो नदी आती है उसके निकट है। तो गागरोन का जलदुर्ग है, ये भी आपको हम दिखा भी सकते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, वो समय के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो पहले लिखो कौन सी नदी के बारे में, तो काली सिंध नदी कौन से राज्य से निकलती, मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत आए, देवास पर्वत थोड़ी डफा, विंध्याचल कौन सा है, उसमें कौन सी जगह होगी, देवास। कोटा में किसमें आकर के मिलेगी, किसमें, चंबल। जगह का नाम क्या है, सहायक नदियां परवन, आऊ, उजाड़ और निवा। तो काली सी नदी में लिखो, यह है नदी, यह है नदी मध्य प्रदेश में देवास से निकलती है। मध्य प्रदेश में देवास से निकलती। झालावाड़ में बहने के बाद झालावाड़ में बहने के बाद कोटा में नानेरा के निकट, कोटा में नानेरा के निकट कोटा में नानेरा के निकट चंबल में मिल जाती। चंबल में मिल जाती। इस नदी पर कोटा में नवनेरा बांध, कोटा में नवनेरा बांध, ये ईआरसीपी में आएगा, जो रामजल सेतु आता है उसमें ना, नवनेरा बांध। और झालावाड़ में, झालावाड़ में हरिश्चंद्र सागर बांध, हरिश्चंद्र सागर बांध बनाया गया है।
अब इसकी सहायक नदियां कौन सी होगी? परवन, ये सब चंबल का ही भाग कहलाएगी, ध्यान रखना। परवन, आहू, उजाड़ और निवा। तो लिखो परवन, आहू, उजाड़। परवन, आहू, उजाड़। परवन, आहू, उजाड़ और निवाज। निवाज इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हैं। काली सिंध और आव नदी के संगम पर बोलो गाद। तो लिखो काली सिंध और आव नदी, काली सिंध और आव नदी के संगम पर ही गाग्रोन जलदुर्ग है। गाग्रोन जलदुर्ग है। कौन सा जलदुर्ग है? परवन नदी के निकट, परवन नदी के निकट परवन नदी के निकट है। 12 में शेरगढ़ अभयारण्य है। 12 में शेरगढ़ अभयारण्य, इसको सांपों की शरण स्थली कहते हैं। सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, है या नहीं है, लेकिन नाम तो दे सकते हैं। हाँ, शेरगढ़ अभयारण्य है। ये बना लिया था तुमने? वैसे तो बनाया हुआ है, उसमें ये 2 चीजें जोड़ सकते हो, पहले वाले में भी जोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है, जो आपको उचित लगे। हम आपको 1 मिनट दे देंगे। हो गया ना? अब आपको हम गाग्रोन जलदुर्ग की एक झलक दिखला देते हैं। The majestic Gagron Fort is a hill fort located in the... क्या हुआ?
The majestic Gagron Fort is a hill fort located in the Jalawar district of Rajasthan. ये The कितना fort सुंदर was है। constructed on the राजा confluence मजे of लेते rivers थे। by the Rajput king Bijaldev ये Singh देख। Dod around the 12th century. Surrounding the fort on the three sides, the river water formed a natural defense against the invasion. Despite the centuries of wear, है सुंदर। the remains of the palaces and temples can still be seen within the premises. Gagron was eventually ruled by the Kichi Chauhans for about 300 लड़ाई वड़ाई भी हुई होगी in यहाँ। medieval India, who were dethroned by Sultan Hoshang Shah in 14. ये मेरे को क्या पता क्या है, who managed to capture the मैं राजा थोड़ी रहा हूँ। massive army. The Rajput ruler Achaldas Kinchi estimated his defeat, but sacrificed his life fighting with valor, an event followed by the Jauhar of the women. With its unique location and remarkable history, Gagron Fort leaves a lasting impression in one. मंजे मंजे। The majestic Gagron Fort is a hill fort located in the Jalawar district of Rajasthan. अबे The fort was constructed on ये अपने कौन सी नदी के बारे में लिखा? ये नदी की 3 अवस्थाएं भी लिख लेना तुम। हमारी राजस्थान की जो नदियां हैं, सभी नदियां कौन सी अवस्था में हैं? प्रौढ़ा। युवा अवस्था में कोई नहीं है। सारी नदियां ही कौन सी अवस्था में हैं? हाँ, कि प्रौढ़ा अवस्था है क्या? इसमें ये सभी जो नदियां आती है, ये युवावस्था, हिमालय की नदियां युवावस्था में है। हमारा तो पर्वत ही बूढ़ा है, तो नदियां ही बूढ़ी होगी। बूढ़ी तो नहीं है, लेकिन प्रौढ़ावस्था तुम्हारे साईं दाएं की नहीं। हम तो युवा हैं अभी, वही थे ना। हाँ, अभी नाबालिग हैं, तुम्हें क्या पता।